हे एवरीवन। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन। और इस सेशन से पहले हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फॉर्म हुई थी, उसके क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या उसने काम किया था, सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो ऑलमोस्ट 3 साल लगे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होके उसका काम होने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। वो एज अ पार्लियामेंट्री बॉडी की तरह अगले कुछ सालों के लिए, 2 सालों के लिए ऑलमोस्ट वो काम करती है, जब तक पहले इलेक्शंस होत नहीं है तब तक। तो ये हमने अभी तक देखा था। उसमें जो कमिटीज़ है हमने वो देखी थी कि कौन कौन सी कमेटी कैसे कैसे परफॉर्म कर रही थी, क्या क्या उसका काम था, ये हमने देखा। कौन कौन उसके चेयरपर्सन्स थे वो हमने देखा। ये आपको जो डिटेल्स है वो याद रखनी है। बहुत सारा ऐसा है कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस ये है कि इसके PYQs में, MCQs में ज़्यादा करके तो ये जो डेट्स है या फिर जो भी चेयरपर्सन्स है, ये ऐसे नाम बहुत सारे पूछे गए हैं। तो ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्री एग्जाम्स, प्रीलिम्स एंड ऑल, एंड फॉर दोज हु आर गिविंग योर PCS or some other exams of the state level and all. And if those, अगर वो जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें अगर आपको PYQs में अगर MCQs पूछे जाते हैं तो फिर आपको उसके रिलेटेड ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला सेशन कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, उसको अडॉप्ट भी किया गया 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद का जो है वो अब हम देखेंगे कि क्या क्या हुई, चीज़ें कैसे कैसे हुई, ये देखेंगे। और उसके बाद हम क्रिटिसिज्म्स भी देखेंगे और कुछ फैक्ट्स, अदर फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हम देखेंगे। तो सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल्स, पार्लियामेंट एंड टेम्पररी प्रोविजंस came into effect on November 26, 1949। ठीक है, तो ये देखो हमने जो अब आगे देखेंगे, दिस इंक्लूडेड आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और कुछ आर्टिकल्स दिए। द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेजर पार्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो आप ये समझ लो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्रिएट करके बन के 26 नवंबर 1949 को ही तैयार था, पर हमने उसको एक्चुअल में डेट ऑफ कमेंसमेंट जो होती है वो हमारे रिपब्लिक डे को है, जो कि 26 जनवरी 1950 को है। राइट, वो क्यों, वो भी हम आगे कवर करेंगे। पर ये इंपॉर्टेंट है, आपका बन के तो रेडी है नवंबर में, पर आप अगले साल के 26 जनवरी 1950 को ये द डेट ऑफ कमेंसमेंट की तरह उसको लेते हैं। वो वहां से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ इसे हम कहते हैं। पर ये बात याद रखने की चीज है कि कुछ जो पार्ट है जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल्स, पार्लियामेंट एंड टेम्पररी प्रोविजंस जो है, ये तभी से मतलब 26 नवंबर से ही इनैक्ट हुई थी, मतलब स्टार्ट हो गई थी। राइट, वाई जनवरी 26? January 26 was chosen as a date of commencement because of the historical significance. It was this day in 1930 during the Lahore session of the Indian National Congress that Purna Swaraj was declared. अब देखो हमने पहले क्या किया था, इसको समझ लो। 1930 से पहले, 26 जनवरी 1930 से पहले हमने संपूर्ण स्वराज नहीं मांगा था। हमने बस जो भी फंडामेंटल राइट्स थे वो मांगे थे, और ऐसा कहा गया था, अभी आपके लिए शॉर्ट में बताता हूँ, ऐसा कहा गया था कि हम फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन ही रहेंगे, ऐसे बोला था। और ये हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा ये एक दिया था हमारे तरफ से प्रपोजल। और हमने ये बोला था अगर ये प्रपोजल हमारा अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर हम संपूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे, इससे इसके आगे फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर हमें पूरी तरह से फिर हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए, ऐसे हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो पहला वाला जो प्रपोजल था वो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से उसको डिनाई कर दिया।
और तब से 26 जनवरी 1930 से हमने संपूर्ण स्वराज की डिमांड करना शुरू कर दिया था। और वो हमें जाके मिला 19 मतलब उसको पूरी तरह से मिलने के लिए हमें 1950 तक का ये आना पड़ा, टाइम आना पड़ा, राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ये 26 जनवरी 1950 का हमने डेट पकड़ा कि वो याद रहे हमारा जो लाहौर सेशन में जो हमने ये डिक्लेयर किया कि आज से हम संपूर्ण स्वराज के लिए हम अब ये करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उससे कम हम नहीं लेंगे कुछ भी। ऐसा जो संपूर्ण स्वराज का ये हुआ था, उस डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी हमने डेट चूज की। अब देखो आगे हम देखते हैं द कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटीज एंड इट्स रोल। अब देखो ये जो एक्सपर्ट कमेटी है इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। देखो तब हमारी कंडीशन ऐसी थी कि किसी भी हालत में हमें जल्द से जल्द हमें हमारा इंडिपेंडेंस लेना था, राइट। तो इंडिपेंडेंस लेने के लिए हमें बहुत सी चीजें रेडी रखनी थी कि भाई अगर हमारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो कुछ दूसरा कुछ होने से पहले हमें इसको इनैक्ट में करके इसको पूरी तरह से हमें अपने हाथ में लेना है फास्टली। तो उसके लिए कुछ ऐसा ना हो कि भाई ये रह गया इसलिए हमने ये नहीं किया, वो रह गया इसलिए हमने ये नहीं किया, ऐसा ना हो। इसलिए ये एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो इलेक्ट होने से पहले ही ये असेंबली बना के ये कमेटी बना के उनने पहले ही सारी तैयारियां करके रखी थी, राइट। जो प्री रिक्विजिट्स थे हम कहते हैं, जो पहले जो भी चीजें रेडी करनी थी वो पहले से ही इस कमेटी ने तैयार करके रखी थी। बाद में जंग ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वो जीतने के लिए। अब देखो while the election of the constitution assembly was still going on, जब ये इलेक्शन चल रहा था तो नेशनल कांग्रेस पार्टी को तो ये पता था कि भाई हमारे सीट्स सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो एक ही पार्टी बहुत मजबूत थी, या मुस्लिम लीग भी थी। पर ज्यादा तो इन नेशनल कांग्रेस पार्टी को पता था कि हमारे बहुत सारे सीट्स यहाँ पे आएंगे। तो अब उनको टाइम नहीं वेस्ट करना था, उनको जल्द से जल्द जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के गठन होने के बाद जो भी काम करना है उसकी पहले से ही उसको रेडीनेस रखना था, उसकी तैयारी पहले ही करनी थी, राइट। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी गठित की थी, एक्सपर्ट कमेटी उसको नाम रखा गया, और ये जुलाई 8 1946 को ये इसका गठन हुआ था, ठीक है। दिस कमिटीज जॉब वाज टू प्रिपेयर मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि देखो एक पहले ब्लूप्रिंट होता है, राइट, कि हमें बाद में जाके क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट हम पहले से ही तैयार करके रखते हैं। वो ब्लूप्रिंट का काम इस जो एक्सपर्ट कमेटी है इसने पहले से ही करके रखा था, राइट। जो रेडीनेस रखना था, जो चीजें लगेगी आगे जाके ऐसे इनको पता था, वो चीजें इन्होंने पहले से ही तैयार करके रखी थी। अब इस कमेटी में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, असफ अली थे, मुंशी जी थे, गोपाल स्वामी अयंगर, शाह, गाडगिल, हुमायूं कबीर, संतनाम, ये लोग थे इसमें। लेटर ऑन लेटर ऑन नेहरूज सजेशन कृष्ण कृपलानी जी जो है वो भी ऐड किए गए, और द कमिटी हैड 2 सिटिंग्स। अब देखो ये जुलाई में हुई, गठित हुई, और अगस्त में इसका ये हुआ था, इलेक्शन हुआ था, राइट। जो कमिटीज जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनेगी उसका तब ये हुआ था, इलेक्शन हुआ था। तो उससे पहले ये 2 बार इस कमेटी का मीटिंग हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट इन दिल्ली जुलाई 20 टू 22, ये 3 दिन चली 1946, और सेकंड इन बॉम्बे ऑन अगस्त 15 टू 17 इन 1946। तो ये 2 महीने में 2 बार ये इसका गठन हुआ था, राइट। तो ये है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अब देखो ड्यूरिंग दीज मीटिंग्स द कमिटी डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा, कैसे वो काम करेगी, उसका रोल कैसे होगा, मतलब वो रोज का कामकाज कैसे करेगी, उसका एक वर्क फ्लो बनाते हैं ना, वर्क फ्लो, क्या हमें मैप बनाते हैं कि हमें इधर जाना है उधर जाना है, ये प्रोसीजर उन्होंने पहले वहां पे डिफाइन की, उसका प्लानिंग किया।
द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज इन द असेंबली। अब देखो हमने कमिटीज तो देखी, तो कौन कौन सी कमिटीज होनी चाहिए उसमें, कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए, कैसी कैसी कमिटीज होगी, और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हम कौन कौन से फैक्टर्स पर उस पर काम होगा, इसका पहले से ही ब्लूप्रिंट इस एक्सपर्ट कमिटी ने पहले से ही बना के रखा था। मतलब कितना आगे का सोच के उन्होंने इसका प्री प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से किया था। They also drafted a resolution on the objectives of the constitution that would be moved during the first session of the constituent assembly। देखो ये जो रेजोल्यूशन है ये बाद में जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे कमेटी के सामने रखा था, और यही वो रेजोल्यूशन है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, द वर्क डन बाय दिस कमेटी, और इसी का ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स का बाद में जाके प्रियम्बल हुआ। तो इसका एक रफ कहते हैं रफ पेज जो है वो पहले से ही इस कमेटी में बनाया गया था। द वर्क डन बाय दिस कमेटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन, अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है, और वो कहते कि ये जो कमेटी ने काम किया ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। प्री प्लानिंग, आगे का सोच के पहले से उसका ब्लूप्रिंट बना के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम रेडी रहते हैं कि आगे जाके मुझे क्या क्या काम करना है, ये काम इस एक्सपर्ट कमेटी ने किया था। द कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटीज हेल्प्ड इंडिया गेट ऑन द पाथ टू क्रिएटिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एक्सपर्ट कमेटी है इसने राह दिखाई, इस एक्सपर्ट कमेटी ने राह दिखाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कि किस तरह से उनको कौन से दिशा में इनको मूव करना है और कैसे इसको कंप्लीट करना है। अब देखो अगर ये नहीं होती तो मान लो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन जाती तो पूरी तरह से पहले यही डिस्कस करते बैठना पड़ता कि भाई फिर हमें क्या करना है, कैसे करना है, फिर कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा, कौन कौन कैसे कैसे काम करेगा। इसमें ही पूरा टाइम जाता, बहुत ज्यादा टाइम इसमें ही जाता, और उससे बहुत केओस भी तैयार होता, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो प्रिंसली स्टेट से भी आ गई बाद में, और फिर मुस्लिम लीग के जो कुछ इधर के सीट्स थे वो भी आ गए। तो एक पेज पे आके फिर वो कमिटीज बनाना, फिर उसकी ब्लूप्रिंट बनाना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, made the committee made general suggestions about autonomous area, power of provincial governments and the center। अब देखो हमने जो कमिटीज देखी तो उसके रिलेटेड इन्होंने पहले से ही ये बताया कि ये जो कमिटीज हम बनाएंगे इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। जो ऑटोनॉमस एरियाज होता है, मतलब जो स्टेट अपने आप चलते हैं, उनको उनको राइट्स दिया होता है, वो कैसे होगा, राइट। पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंसेस है स्टेट्स के, उसको कौन कौन सी पावर होगी, कैसे कैसे होगी, कौन कौन सी देनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं देनी चाहिए, इसका भी इसमें कुछ डिस्कशन बहुत डीपली हुआ था। एंड द सेंटर, के सेंटर के पास भी कौन कौन सी पावर्स रहेगी। ठीक है, डिस्कस द इश्यूज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड द अमेंडिंग पावर। अब देखो प्रिंसली स्टेट एक इंपॉर्टेंट था कि देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, तो जस्टिस की बात हो रही थी, सब कुछ ऐसे हो रहा था। और प्रिंसली स्टेट्स में ऐसा था कि एक राजा था और उसका ही पूरी तरह से वहां पे राज्य चल रहा था। तो ये कैसे होगा कि वो डेमोक्रेसी में आ जाए, इसके ऊपर भी उसमें बात हुई थी, राइट। और जो अमेंडिंग पावर है किसके पास होगी, अमेंडमेंट्स की पावर कैसी होगी, स्टेट्स के पास हो सकती है या फिर मतलब स्टेट के पास होगी या सेंटर के पास होगी, कैसी होगी, वो बातचीत पूरी तरह से इसमें हुई थी। ठीक है, अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होगी उसको कैसे किया जाएगा, इसके बारे में। also drafted a resolution which was very similar to the objectives resolution later moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly। ये तो मैंने आपको बताया, जो उन्होंने रेजोल्यूशन पूरे कमिटी असेंबली के सामने रखा था उसका एक ब्लूप्रिंट या फिर ड्राफ्ट वी कैन से यहीं पे बना था, राइट, इस कमेटी में। तो हम अब क्रिटिसिज्म्स देखते हैं। अब देखो क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ वहाँ बोल दी है, वो चीजें हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्रिटिसिज्म्स इस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसके ऊपर लगे थे। और हर एक चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट पे कैसे कैसे क्रिटिसिज्म्स होते हैं।
अब देखो, जहाँ पे अच्छी चीज होती है वहां पे बुरी भी चीज आ जाती है, ऐसे भी होता है। ऐसा कुछ नहीं कि पूरी तरह से हम जो देखते हैं वो सही होगा, राइट। पर देखते देखो, क्रिटिसिज्म देखने का, आप देखो आपके इसके लिए, आपके एग्जाम के लिए क्रिटिसिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म से एक आपको व्यू मिलता है, आपको सोचने की एक ऐसी शक्ति मिलती है कि यार ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है या नहीं, इसको कैसे किया गया होगा उस टाइम पे, आपकी सोचने की पावर बढ़ जाती है, राइट, उस पर्टिकुलर इशू को या फिर उस सब्जेक्ट को लेके, राइट। तो इसलिए क्रिटिसिज्म देखना, ताकि आप जब मेन एग्जाम्स लिखोगे तब आपको ये क्रिटिसिज्म्स के ऊपर भी कुछ अगर डालने को होगा तो वहां आप डाल सकोगे। या फिर क्रिटिसिज्म पे भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है कि यार ये जो क्रिटिसिज्म्स है ये इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे लगा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे लगा था, या फिर फंडामेंटल राइट्स पे ये क्रिटिसिज्म्स है, या फिर डीपीएसपी पे क्रिटिसिज्म्स है, ये ऐसे पूछा जाता है। तो आपको ये पता हो कि क्रिटिसिज्म्स क्या थे और कैसे इसका क्या माइंडसेट था, या फिर क्या ये क्रिटिसिज्म्स है, आपको पता होनी चाहिए। नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, अब देखो पहला ये है, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, राइट। क्रिटिक्स argued that the constituent assembly was not truly representative of the people of India. This is because its members were not directly elected by the people using universal adult franchise, where everyone, no matter their gender or background, has the right to vote. अब देखो ये पॉइंट एक तरफ से वैलिड होगा कि जो हमने पहले बातचीत की थी कि ये जो असेंबली फॉर्म हुई थी, ये डायरेक्टली हम लोग मतलब कॉमन पीपल ने इसको वोट करके इसको नहीं बनाया था। ये असेंबली ऐसी गठित हुई थी जैसे राज्यसभा की, जैसे कि जो प्रोविंशियल जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है उन्होंने पर्चा डाला या फिर वोट किया अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो जाके फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, राइट। ऐसे करके वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ना कि कॉमन पीपल ने उसको वोट किया था जैसे हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं वैसे नहीं हुआ था। तो ये बोलते हैं। पर अब दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है इसका, अब देखो तब की बात ऐसी थी कि लिटरेसी बहुत कम थी तब, राइट। बहुत कम लोग एजुकेटेड थे, बहुत कम लोगों को समझ थी ये क्या चल रहा है, ये भी बहुत से लोगों को पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है, ये डेमोक्रेसी क्या होती है, ये असेंबली क्या होती है, किसको वोट करना है, क्यों करना है, ये भी पता नहीं था। खाने के हाल हाल चल रहे थे, खाना बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रहा था, उनको वो भी नसीब नहीं हो रहा था। तो उसमें ये चीजें उनको बताना और उनसे जनरल इलेक्शन तब लेना वॉज वेरी डिफिकल्ट, राइट। और दूसरी बात ये थी कि तब की कंडीशन ऐसी थी कि किसी भी हालत में हमें इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, इसको वापस ब्रिटिशर से लेना था, वो जल्द से जल्द लेना था। ऐसा नहीं था कि उसको टाइम लगेगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं था। तो सबसे अच्छा और सबसे फास्ट होने वाला जो प्रोसेस था उसको पिक किया गया, जो कि हमारे जो भी प्रोविंशियल जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है वो वोट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को, और प्रिंसली स्टेट्स को एक एक हम सीट देंगे, या फिर जो भी सीट्स है वो देंगे, और उनको हम बोलेंगे आप आ जाओ। ऐसे इसको हम देख सकते हैं, राइट। नॉट ए सॉवरन बॉडी, ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी। सम क्रिटिक्स सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was not sovereign because it was created based on the proposals of the British government. They also pointed out that the assembly could only hold meetings with the permissions of the British government. अब देखो ये ठीक है कि हाँ ब्रिटिशर्स को के साथ हम बात करके, या फिर ब्रिटिशर्स का बहुत यहाँ पे इंटरवेंशन था इस असेंबली को बनाने के लिए, या फिर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स है इनका प्रोसेस कैसा होगा, वो इलेक्शंस कैसे होंगे वगैरह वगैरह। पर आप एक बात देखो, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पहले ही बोला था 1948 में कि भाई ये जो 1938 में कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी ये डिसाइड करेगी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा हो। कोई भी अदर जो बाहर का व्यक्ति है वो आके नहीं बोलेगा
कि आप ये करो, या फिर ये यहाँ पे लॉ क्यों डाला है, हमारा लॉ क्यों निकाल दिया, या फिर हमने जो यहाँ पे जो लॉ बनाया था ये बहुत परफेक्ट है यहाँ का, आप ये मत निकालो। ऐसा कोई भी बीच में नहीं आया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कामकाज के बीच में कोई भी बाहर का आदमी नहीं आया था। ये पहली चीज है, राइट। तो ये जो क्रिटिसिज्म है इसको हम ऐसे डिफेंड कर सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था वो पूरी तरह से हमारे लोगों ने हमारे लिए बनाया था, राइट। इसमें किसी और का हाथ नहीं था। हाँ ठीक है, इलेक्शन किए, उनको पता था। और देखो, जब आप दो लोग हो किसी बिजनेस में फॉर एग्जांपल, या फिर किसी भी किसी भी चीज के रिलेटेड, अगर दो लोगों के बीच में कुछ कनेक्शन हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदे ने पूरी तरह से उसको हाथ में ले लिया और दूसरे को बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया, और डायरेक्टली उसने उस दूसरे व्यक्ति का जो भी था उसको डायरेक्टली ले लिया। हालांकि वो उसका नहीं था पर उसके पास था। हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स ने छीन के लिया था, वी एग्री। पर देखो, जब भी ऐसा सिचुएशन था कि अब हैंड ओवर करने की बात आती है, जब यहाँ से यहाँ को दे दिया जाता है, तब उस बंदे का भी उसमें थोड़ा तो इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। वो इन्वॉल्वमेंट कब तक कहाँ तक रखना है ये हमारे हाथ में था, और वो हमने बखूबी निभाया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ब्रिटिशर्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया था। सिर्फ जो इलेक्शंस थे तब तक हमने उनकी हेल्प ली थी, राइट। Time consuming. Some people felt that the Constituent Assembly took too long to create the Constitution. They compared it to the American Constitution, which was completed in just 4 months. In fact, Naziruddin Ahmad, a member of the Constituent Assembly, mocked the drafting committee by calling it a drifting committee to show his frustration with the slow pace. अब देखो, हमारा एक देश ऐसा है जिसमें लिटरेसी बहुत कम थी, एजुकेटेड पीपल बहुत कम थे, राइट। और उसमें हमें अभी अभी जाके जो इंडिपेंडेंस है वो मिल रहा था। अमेरिका को इंडिपेंडेंस हमें जब मिला था उससे बहुत साल पहले मिला था, राइट। और उसके बाद जाके हमें मिला, राइट। तो ये उनसे कंपेयर करना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उस अमेरिका के ये इंडिपेंडेंस के बाद 13 सालों के बाद उनको वो कौन सा उनका जो ये था, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, वो मिला था उनके हाथ में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बाद में जाके बहुत सारे जो कंट्रीज है उनको भी ये मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था, राइट। इस बीच में हमारे और अमेरिका के इंडिपेंडेंस के बीच में भी बहुत सारे देशों को इंडिपेंडेंस मिला था। अब देखो, हर एक देश का अलग अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन था। हर एक देश ने कुछ कुछ नया, कुछ अपने हिसाब से जो भी उनको ऑब्जर्वेशन हुआ ऑब्जर्व हुआ उनके देश में, उस हिसाब से उन्होंने चेंजेस किए थे, राइट। तो उस हिसाब से हमने भी कुछ तो अच्छा ले, उन देशों से कुछ तो अच्छा ले, वो समझ के जो भी उनका जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, या फिर उन्होंने वैसे वैसे बनाया था। तो जो भी अच्छी चीज है वो हमें लेनी थी, इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी थी कि बाकी के देशों की तरह ऐसा नहीं, अमेरिका के से अगर कंपेयर किया जाए तो ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, एक ही रिलीजन के लोग हैं, ऐसा नहीं था। हमारी डाइवर्सिटी है, राइट। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के थे, अलग अलग माइंडसेट के थे। और दूसरी बात है, एजुकेशन नहीं था पूरे देश में। तो इस हालत में अगर सिर्फ कुछ चंद चीजें लिख के अगर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के कैसे भी करके उसको निपटा लिया होता, तो बहुत सारी दिक्कतें बाद में जाके आती। तो ये अवॉइड करने के लिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया, पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी इतना प्योर है, इतना अच्छा है कि अगले 500 साल, हजारों साल भी अगर हम जाएंगे फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राह दिखाएगा, हमें डायरेक्शन देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस।
Critics argued that the Congress party controlled the Constituent Assembly. Granville Austin, a well-known American Constitution expert, said the Constituent Assembly was a one-part body in a country that was essentially ruled by one party. The Assembly was the Congress and the Congress was India. Okay, तो अब देखो, तब की बात ऐसी थी, सारे सारे जो ग्रेट लीडर्स थे वो यहाँ कांग्रेस में ही थे, राइट। और कुछ जो भी मुस्लिम लीग के थे वो मुस्लिम लीग में थे, राइट। तो जो भी मुस्लिम लीग के बंदे थे, जो भी मेंबर्स थे, वो पाकिस्तान चले गए। तो फिर कौन बचा? फिर कांग्रेस के ही लीडर्स। बाकी के मतलब तब की बात ऐसी थी कि कांग्रेस एज अ प्रोटेक्टिव शेल की तरह थी, कि जो भी लीडर्स है उनको एक दूसरे को सपोर्ट चलता था, सब चीजें अच्छी तरह से होती थी। एक दूसरे को सपोर्ट से वो बहुत चीजें एक पार थी, एक कांग्रेस के अंडर पार थी, क्योंकि संगठित थे, सारे के सारे एकजुट थे, राइट। तो ऐसा होता था कि सभी जो भी ग्रेट लीडर्स थे वो सारे कांग्रेस में आए थे, और उनको ये पता था कि हमने अगर एकजुटता अगर नहीं दिखाई, अगर हम बट गए दो पार्टीज में वगैरह, तो फिर हमारा जो ब्रिटिशर्स रूल एंड डिवाइड करते वैसे ही चलेगा। इसलिए उन्होंने, हम ऐसा मेरा मानना है कि इसलिए ज्यादा करके तो कांग्रेस पार्टी में ही ज्यादा करके तो लीडर्स थे, बाकी कोई पार्टी ऐसे किसी ने बनाई नहीं थी तब तक, राइट। तो सारे, और एक ही देखो, जब एक गोल होता है ना, तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं, राइट। कितने भी अलग अलग विचार, सोच विचार के हो, कितने भी अलग अलग माइंडसेट के हो लोग, पर जब एक इम्पोर्टेंट गोल जब आपके दिमाग में होता है, सभी के दिमाग में, तो जिसके बीच में अनबन होती है, जिसके बीच में सब चीजें खराब होती है, वो भी एकजुटता दिखाते हैं और उस पर्टिकुलर गोल के लिए फाइट करता है। वैसे ही यहाँ पे चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी सब एक आके वो सब इसके इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, इसलिए कांग्रेस में ये सारे लोग थे। तो हाँ, कह भी सकते हैं कि द कांग्रेस, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज द इंडिया। पर वो रिप्रेजेंटेटिव थे यार, वो रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, इसलिए ये भी वैलिड है। Lawyer politicians' domination. Some critics said that the Constituent Assembly was mostly made up of lawyers and politicians. They felt that other sections of society, such as workers, farmers, and businessmen, were not represented enough. This, according to critics, is why the Constitution turned out to be long and complicated in its language. अब देखो, आप बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो क्या बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट था। अगर किसी फार्मर को हम वहां पे ले लेते, या फिर बिजनेस मैन को, अगर उस टाइम पे ले लेते कि फार्मर को कोई एजुकेशन नहीं है, तब जो भी कंडीशन थी उस हिसाब से फार्मिंग के लिए उसको एजुकेशन की जरूरत नहीं थी, बिजनेस करने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं थी, राइट। वर्कर्स के लिए एजुकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है। उनको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देश चलाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी और वो मुझे लेनी पड़ेगी, ये उनको पता नहीं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव की तरफ से आप भी ये सोच सकते हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि तब की बात ऐसी थी कि जो लॉ है, या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लॉयर्स बहुत अच्छी तरह से पुट ऑन कर सकते थे, राइट। दूसरी बात यह है कि हाँ, बहुत सारे बैरिस्टर्स थे, लॉयर्स थे। अब देखो, ब्रिटिशर्स जब आए थे, तो उन्होंने जब एजुकेशन सभी तरफ देना चालू किया, तो ज्यादा तो लोग जो यहाँ से जाते थे वो एक तो बिजनेस करने के लिए ब्रिटिश में जाते थे, या फिर एजुकेशन अगर लेना हो तो डॉक्टर्स या फिर लॉयर्स की तरह जाते थे। और इस जो भी हमने इंडिपेंडेंस के लिए जो भी लड़ाई की, उसमें लॉयर्स बहुत है, राइट। तो उनको पता था लॉ कैसा है कैसा नहीं है, और वो कोर्ट में जाके उस हिसाब से लड़ते भी थे हमारी तरफ से, राइट। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि लॉयर्स का इसमें डोमिनेशन ज्यादा था, या फिर पॉलिटिशियंस का भी था, कि बाकी के भी पॉलिटिकल लोग थे जो यहाँ पे थे। पर ठीक है कि तब की कंडीशन ऐसी थी कि ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट थी करने के लिए। Dominated by Hindus, some people felt that the Constituent Assembly was mostly Hindu dominated. Lord Viscount
Simon called it a body of Hindus. Winston Churchill also said the assembly represented only one major community in India, not the diversity of all communities in the country. अब देखो, हमने ये भी पढ़ा था पहले कि जो असेंबली गठित की थी उसके लिए हिंदू, सिख और मुस्लिम, ऐसे तीन भागों में जो भी बंटवारा था सीट्स का वैसे हुआ था। तो ये कहना कि ये पूरी तरह से हिंदू डोमिनेटेड था, तो मेरे को तो गलत लगता है ये। पर आप अपना सोच विचार रख सकते हैं ये कैसे हो सकता है या फिर नहीं, ये आप थोड़ा सा इस पे विचार कीजिए, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक एमसीक्यूज में पूछे गए, ये एमसीक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है। इसको बाय हार्ट करके ही जाना, ठीक है। एलिफेंट एज सिंबल, द एलिफेंट वाज चोजन एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये देखो यहाँ पे मैंने एक लगाया भी है सिंबल, ठीक है। सर बी एन राव रोल, सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी कोई तो होना चाहिए था, लीगल एडवाइजर, तो वो हमारे थे बी एन राव, ठीक है। HVR Iyengar's role. HVR Iyengar served as the secretary to the Constituent Assembly. ठीक है। SN Mukherjee role. SN Mukherjee was the chief draftsman of the Constitution in the Constituent Assembly. ठीक है, ये याद रखना। SN मुखर्जी जो है, बहुत बार आप ये बोलोगे कि चीफ ड्राफ्ट्समैन है तो आपका कंफ्यूजन होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। कैलीग्राफी बाय प्रेम बिहारी नरेन रायजादा, ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि राजा महाराजा के जैसे टाइम के ये नाम है, तो ये याद रखने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ रायजादा या फिर कुछ ऐसा प्रेम बिहारी वगैरह कुछ आया तो ये कैलीग्राफी का है, ये चिपका देना यहाँ पे। The original constitution, Indian constitution was handwritten by Prem Bihari Raizada ji, okay, in the flowing italic style, ठीक है। italic style में इसको बनाया। Beautification by artists, the original constitution was decorated and beautified by artists from Shanti Niketan, including Nandlal Bose and ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा's contribution, he illuminated and decorated the original preamble that was calligraphed by प्रेम बिहारी जी, ओके। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन, अब देखो बाद में जाके हिंदी वर्जन भी आ गया इस कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का ये किसने किया? वसंत कृष्ण वैद्य, एंड इट वाज डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। जो नंदलाल बोस जी है, ये इन्होंने दोनों भी कर दिया। अब देखो ये भी क्वेश्चन रेज होता है कि इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में जो कॉमन नाम है वो कौन सा है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, ब्यूटिफिकेशन में, राइट, तो ये है नंदलाल बोस, राइट, ओके। Initially, the Constitution of India did not include any official provision for having an authoritative Hindi version of the Constitution. However, later a provision was added through the 58th Constitution Amendment Act of 1987. This amendment introduced a new Article 394A in Part 22 of the Constitution. The President's authority. The President of India is required to publish the Constitution in Hindi. Okay. The Hindi translation can include necessary changes to make the Hindi style and terminology match the official Hindi used in central acts. तो ये जो हिंदी है इसका ट्रांसलेशन ऐसा हो कि जो हमारे जो भी हमारी जो हिंदी है, प्योर हिंदी जो भी है, उस हिंदी के से ही वो मैच हो या फिर उसी हिंदी में इसको बनाया जाए,
राइट, उसका लैंग्वेज स्टाइल और टर्मिनोलॉजी जो ऑफिशियल हिंदी है और सेंट्रल एक्ट्स की वैसे ही हो। एनी अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वे मेड बिफोर दिस पब्लिकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द हिंदी वर्जन। ठीक है, तो इसको भी ऐड करने का इसमें बोला गया। फ्यूचर अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। अब जो ऑटोमेटिकली जो भी इसके बाद के जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो ट्रांसलेट हो गए हिंदी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, मीनिंग ऑफ द हिंदी ट्रांसलेशन। द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अमेंडमेंट्स विल बी कंसिडर्ड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट। ठीक है, जो भी ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट में जो भी उसका अर्थ है, उसका जो भी मीनिंग है, उसी मीनिंग में ये हिंदी ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसका टेक्स्ट कुछ अलग कह रहा है और ये हिंदी का कुछ अलग कह रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन और डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेसिडेंट विल मेक द नेसेसरी चेंजेस टू द हिंदी वर्जन टू फिक्स एनी इश्यूज। तो प्रेसिडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो एज एन अकाउंटेबल पर्सन थे कि जो भी नेसेसरी चीज़ें करनी पड़ेगी इसका फिक्स करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ठीक करने के लिए कि जो इंग्लिश टेक्स्ट है उसके हिसाब से ही ये हो, इसकी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट पे थी। Authoritative Hindi text. Once published, the Hindi translation and its amendments will be treated as the official and authoritative text of the Constitution in Hindi for all purposes. अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये जो भी हिंदी का ट्रांसलेशन होगा वो भी ऑफिशियली एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ही समझा जाएगा। ठीक है, और उसके जो भी अमेंडमेंट्स यहाँ से होंगे वो भी हिंदी में जो भी ट्रांसलेट होंगे उसको भी ऑफिशियली एज अ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो यही सारी बातें थी आज की। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, जो भी टेबल है इसके बाद जो भी है इस लेसन में, वो प्लीज़ आप रीड कीजिएगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो पर्टिकुलर ये जो चैप्टर है इसके एमसीक्यूज बहुत सारे निकल के आते हैं, तो इसका एमसीक्यूज का करना। और दूसरी बात, ये जो आज का वीडियो है इसके लिंक में नीचे इसके नोट्स भी होंगे, और उस नोट्स के नीचे और एक लिंक होगा जिसमें मैंने पहले से लेके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एमेंड रॉ जब इसको इंट्रोड्यूस करते कि आइडिया देते कि ऐसे ऐसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब से लेके यहाँ तक लास्ट डेट तक 26 जनवरी 1950 तक जो भी चीज़ें जैसी भी हुई उसका एक क्रोनोलॉजिकली मैंने टेबल बनाया है। वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर वो भी अगर आपने किया तो भी आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट 70 to 80% कवर हो जाएगा। राइट, फिर बाकी के जो फैक्ट्स है वो आप अपना ये जो चैप्टर है उससे कंप्लीट करवा लेना बाकी है। ऑल राइट, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय।